आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे वो सही मायने में लीजेंड थे। लीजेंड शब्द का सिनोनिम्स है मिथ, हिंदी में किंवदंती कहते हैं, अर्थात जिनकी ज़िंदगी उपाख्यान बन गई हो, जो जीते जी कहानी बन जाएं और वाकई इनकी ज़िंदगी लोगों के लिए अनफोल्डेड मिथ थी। उनके अक्खड़पन, उनके तमीज़, उनके अजीब मजाक, उनके प्रेम, उनकी विरक्ति, उनके खुददारी के किस्से ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बाहरी दुनिया के लोग भी चटखारे लेकर आज भी सुनते और सुनाते हैं। स्वैग ऐसा कि हर फिल्म में उनकी एंट्री शॉट उनके सफ़ेद जूते की होती थी। इतने से ही पुरानी पीढ़ी के दर्शक पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को बता दो कि जिस दिलचस्प शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है राजकुमार। है इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। नाम तो उनका कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मी नाम उनका रखा गया राजकुमार। पता नहीं ये नाम देने वाले ने कुछ सोच समझकर ये नाम दिया होगा, या यूँ कहें कि उस समय के ट्रेंड के मुताबिक नाम दे दिया। लेकिन कुलभूषण पंडित ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस राजकुमार शब्द की डिग्निटी कम नहीं होने दी। यहाँ तक कि जब उन्हें अंत समय में डॉक्टर ने चिंतित स्वर में बताया कि सर आपको थ्रोट कैंसर गले का कैंसर है, तो तपाक से राजकुमार साहब ने अपने अंदाज में कहा, जानी हम राजकुमार हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ मुझे सूट नहीं करती। राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, 6 फीट लंबे। कुलभूषण को उनके सहकर्मी कहते आपको फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन वे अनसुना कर देते क्योंकि वो पूरी तरह डिटरमाइंड थे कि उन्हें पुलिस अफसर बनकर ही देश सेवा करनी है। यहाँ तक कि जब उनके दोस्त ने बिना बताए उनकी तस्वीर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी जी को भेजी तो वहाँ से फिल्म का प्रपोजल भी आ गया, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जब एक बार प्रोड्यूसर कुलभूषण दुबे किसी काम से उनके थाने आए और उन्होंने उनके व्यक्तित्व के नफासत को देखकर फिल्म शाही बाजार ऑफर कर दिया, तब कुलभूषण को लगा कि ये ईश्वर का इशारा है, शायद वो कुछ और काम उन्हें सौंपना चाहते हैं। तब उन्होंने फिल्मों के लिए हाँ कर दी। लेकिन ये फिल्म लेट हो गई और उनकी पहली फिल्म बनी रंगीली। दर्शक और फिल्मी दुनिया को राजकुमार रास आ गए, लेकिन राजकुमार को फिल्मी दुनिया रास नहीं आ रही थी। राजकुमार थे हाईली एजुकेटेड और डिसिप्लिन वाले, समय के पाबंद, जबकि उस समय बॉलीवुड में एजुकेशन और डिसिप्लिन की कमी हुआ करती थी। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि शायद उनकी समय की पाबंदी से उनके सेट पर डिसिप्लिन कायम हो जाएगा। वे ठीक 10 बजे विद मेकअप सेट पर हाजिर हो जाते थे। ठीक 2 बजे वो लंच ब्रेक लेते थे। बेशक उस समय डायरेक्टर ने लंच ब्रेक बोला हो या ना बोला हो। फिर 4 बजे विद फ्रेश मेकअप सेट पर हाजिर। अगर नाइट शिफ्ट हो तो 7 बजे सेट पर और रात को 12 बजे खुद का पैकअप बोल देते थे, जबकि सेट पर डायरेक्टर के सिवा कोई पैकअप नहीं बोल सकता। फिर भी इंडस्ट्री नहीं बदली, तब वो फिल्मी दुनिया से कटने लगे। फिल्म करना तो नहीं छोड़ी, लेकिन वो सेट पर खाली वक्त में किताब में या कुदरती नज़ारों में डूब जाया करते थे। फिर कभी वो फिल्मी दुनिया में घुले मिले नहीं, किसी भी पार्टी में फैमिली के साथ नहीं गए, लेकिन कोई आमंत्रण को ठुकराते भी नहीं थे। वे हाजिर हो जाया करते थे। किसी ने फैमिली का पूछा तो अपने अंदाज में कहते थे, जानी इंडस्ट्री का मेंबर मैं हूँ, परिवार के लोग नहीं। उनके दोस्त भी फिल्मी दुनिया से सिर्फ एक थे, चेतन आनंद, क्योंकि वह दोस्ती के रिश्ते को बहुत खास मानते थे। कहते थे, जानी प्यारे तो सभी हैं, लेकिन दोस्ती कुछ अलग बात है। वो तो थैंक्स और हैंडशेक भी यूजुअली नहीं करते थे। हैंडशेक गर्मजोशी और थैंक्स दिल से निकलने वाला एहसास है। खामखा यूज़ करने से इस एहसास की तासीर कम हो जाएगी। उनके इस अक्कड़पन के बावजूद सभी उन्हें प्यार करते थे और उनके साथ काम करना चाहते थे। यहाँ तक कि असफल फिल्मों के बाद भी उनकी फीस लाख 1.5 लाख बढ़ जाती थी। वे कहते थे फिल्म फेल हो रही है, वो नहीं। उनके अक्खड़पन का लिमिट समझने के लिए 1-2 मिसाल देती हूँ। फहरिस्त तो बहुत लंबी है। एक बार प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रामानंद सागर आंखें फिल्म का स्क्रिप्ट लेकर गए। उन्होंने पढ़ी और अपने कुत्ते से पूछा कि जानी हम यह फिल्म करें या नहीं। कुत्ता भला क्या जवाब देता। तब जवाब दिया राजकुमार साहब ने अपने अंदाज में, जानी रामू तुम्हारी फिल्म मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता, फिर मैं तो मैं हूँ। रामानंद सागर इस व्यवहार से हमेशा के लिए नाराज़ हो गए, लेकिन राजकुमार साहब ने परवाह नहीं की। लेकिन जिस किसी ने उनके इस अक्खड़पन की वजह समझ ली हो, वो फिर परमानेंट मुरीद बन गया हो उनका। जैसे कि प्रकाश मेहरा, उनकी जंजीर का स्क्रिप्ट पढ़कर राजकुमार बोले, जानी स्क्रिप्ट तो तुम्हारी शानदार है, लेकिन मैं ये फिल्म नहीं करूँगा क्योंकि तेरे बालों में लगे तेल से बदबू आ रही है।
प्रकाश मेहरा उनकी मंशा भाप गए। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें स्क्रिप्ट तो पसंद आई है, लेकिन वह इस फिल्म को करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जंजीर उस समय की पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। बाद में उन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ 2 फिल्में की, मुकद्दर का फैसला और मोहब्बत के दुश्मन। जबकि प्रकाश मेहरा ने अपना हेयर ऑयल चेंज नहीं किया था। उनका प्रकाश मेहरा से व्यवसायिक संबंध इतना गहरा हुआ कि राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को बाल ब्रह्मचारी फिल्म से उन्होंने ही लॉन्च किया। राजकुमार साहब को उच्च श्रृंखलता बिल्कुल पसंद नहीं थी। बप्पी लहरी का बहुत सोना पहनना उन्हें नागवार गुजरा, तो उन्होंने अपने अंदाज में सुना दिया, जानी सभी तरह का चेन तो पहन ही लिए, बस मंगलसूत्र की कमी है। इस तरह जीनत अमान को हरे रामा हरे कृष्णा की सफलता का खुमार चढ़ गया था और उन्होंने एक डायलॉग में उन्हें आसमान से ज़मीन पर ला दिया। हुआ यूँ कि उस फिल्म की सक्सेस पार्टी में राजकुमार एक कोने में अकेले ड्रिंक ले रहे थे। जीनत अमान की नज़रें पड़ी, वो लपक कर पहुँच गई उनके पास। वो इस उम्मीद से पहुँची थी कि शायद तारीफ़ करेंगे। राजकुमार साहब ने कहा, खूबसूरत तो बहुत हैं आप, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? ये सब सुनकर आप उन्हें बदतमीज़ मत मान लीजिए। तमीज़ के किस्से डैनी सुनाते हैं। वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उनके साथ शाम गुजारने का मौका मिला था। ड्रिंक्स के बाद वे डैनी को कार का दरवाज़ा खोलकर विदा कहते हुए बोले, शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी शाम खुशगवार बना दी। चेतन आनंद उनके अक्खड़पन को बनावटी बताते हैं। इस बात की पुष्टि सुभाष घई भी करते हैं। मात्र एक बार राजकुमार साहब ने अपनी अक्खड़पन की असली वजह सिर्फ सुभाष घई को बताई। जब घई साहब ने पूछा, सर आप 5 भाषाओं के ज्ञाता हो, विद्वान हो, ये जानी जानी कहकर लोगों को क्यों बुलाते हैं? रूड लगता है। राजकुमार साहब ने अपने अंदाज में जवाब दिया, जानी ये जानबूझकर करता हूँ ताकि लोग मुझसे प्यार करने न लग जाएं। उनका मानना था कि दुनिया में अकेले आना है, अकेले जाना है, फिर इस दुनिया में रमना क्यों? यह मनोभाव उनकी पसंदीदा गीत से भी व्यक्त होता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। उनमें एक वैराग्य का भाव था। वे परिवार के लोगों को भी इसीलिए बेहद प्यार करते थे क्योंकि वे एडवांस में उनके उस एहसान का बदला चुकाना चाहते थे जो वे उन्हें शमशान तक पहुंचा कर करते। यह बात भी वह अपनी ज़ुबान से नहीं कहते थे, लेकिन उनके बेहद पसंदीदा शेर से यह मनोभाव स्पष्ट होता है। जिंदगी चलते कटी, कंधों पर आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। यह शेर तबस्सुम जी ने उन्हें एक फिल्म में सुनाया था। किसी का एहसान लेने से वे इतना बचते थे कि जब थ्रोट कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया तब एक कमरे में स्वयं को बंद कर लिए। सिर्फ चेतन आनंद और पुरु राजकुमार ही अंदर जा सकते थे। जिस भारी भरकम आवाज़ की दुनिया दीवानी थी, वो आवाज़ शायद ईश्वर को भी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने वापस ले ली। थ्रोट कैंसर के कारण उनकी आवाज़ इतनी कम हो गई थी कि उन्हें स्वयं भी नहीं सुनाई देती थी। जब उनकी ज़िंदगी की अंतिम रात आई तब उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया और फुसफुसाकर कहा, यह रात मैं काट नहीं पाऊंगा। मेरी अंत्येष्टि के बाद जब आप लोग घर आ जाना तब फिल्म इंडस्ट्री को बताना कि राजकुमार नहीं रहे। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। शायद उनकी मंशा रही होगी कि जिस दुनिया से वो ताउम्र विरक्त रहे, मृत्यु के बाद अपनी आत्मा को इस दुनिया से आसक्त नहीं करना चाहते थे। शायद इसीलिए उनके गुजरे 24 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई दूसरा राजकुमार नहीं आया। लेते हैं आपसे इजाज़त। जल्दी मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।